हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 25 अगस्त का। आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द न्यू स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट्स स्पेस कैपेबिलिटीज। यानी किस देश ने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क घोषित किया है? तो ऑप्शन है रशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखते हैं। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, दैट मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक नई स्पेस पॉलिसी फ्रेमवर्क अनाउंस की है। इस पॉलिसी का मकसद अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाना है ताकि नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस किया जा सके और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखा जा सके। इस नए फ्रेमवर्क के तहत यूएस अपने स्पेस प्रोग्राम्स में एडवांसमेंट्स करेगा, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी प्रमोट करेगा। इससे न सिर्फ उनकी सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी फायदा होगा। आज के दौर में स्पेस एक स्ट्रेटेजिक डोमेन बन चुका है, तो ये पॉलिसी यूएस को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी और स्पेस में उनकी डोमिनेंस को बरकरार रखेगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। रिसेंटली द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम completed how many years since its launch? हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के शुरू होने के कितने वर्ष पूरे हुए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष? So the correct answer is option number B, 6 years. ठीक है, 6 साल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान स्कीम ने अपने लॉन्च के 6 साल कंप्लीट किए हैं। ये स्कीम कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में शुरू की गई थी, जिसमें देश के छोटे और मार्जिनल किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था। इस स्कीम के तहत एलिजिबल फार्मर्स को हर साल 6,000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता था। कितना दिया जाता था? 6,000 रुपए। ठीक है, कैसे दिया जाता था? जो उनके बैंक अकाउंट में 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। पीएम किसान का मकसद है किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें जो फसल है, फसलों के लिए ज़रूरी इनपुट खरीदने में मदद करना। ये स्कीम देश भर में किसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और इन 6 सालों में इसने उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया है। अभी देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन ऑर्फन्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना शुरू की? तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना शुरू की? अब इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात या तमिलनाडु? सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो हाल ही में उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना लॉन्च की है। इस योजना का मकसद उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अनाथ हो गए थे। इस योजना के तहत उन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके और उनके एजुकेशन और हेल्थ का भी ख्याल रखा जा सके। उत्तराखंड सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि जो बच्चे पैंडेमिक के दौरान अपने माँ बाप खो चुके हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी
तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री इन इंडिया। भारत 6G विजन जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दस्तावेज है, भारत 6G विजन दस्तावेज भारत के किस संगठन का या मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोले तो दूरसंचार विभाग। तो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम DOT भी बोलते हैं, दूरसंचार विभाग, ने रिलीज किया है। इस डॉक्यूमेंट का मकसद 6G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, ताकि इंडिया फ्यूचर में वायरलेस कम्युनिकेशन में ग्लोबल लीडर बन सके। इस विजन डॉक्यूमेंट में 6G टेक्नोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज और गोल्स डिफाइन किए गए हैं। DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसके जरिए ये एंश्योर करना चाहा है कि इंडिया 6G इनोवेशंस में आगे रहे और इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो देश की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, दैट इज व्हिच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2024 focusing on expanding the group with which new member countries were there. Okay, expanding the group with new member countries. तो किस देश ने हाल ही में नए सदस्य देशों के साथ समूह का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो हाल ही में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स समिट 2024 होस्ट किया, जिसमें ग्रुप के एक्सपेंशन पर फोकस किया गया। इस समिट में नए मेंबर कंट्रीज को ग्रुप में इंक्लूड करने पर चर्चा हुई। ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। तो ब्रिक्स में कौन सी कंट्री है? ब्राजील, ठीक है, रशिया, देन आपका इंडिया, देन आपका चाइना एंड देन लास्ट में आपका आता है साउथ अफ्रीका। ये याद रखना है। ओके, ठीक है, तो इस बार के समिट में क्या हुआ है कि इस बार के समिट में साउथ अफ्रीका ने नए मेंबर्स को ऐड करने के प्रपोजल्स पर विचार किया है। ठीक है, विचार विमर्श किया है कि हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि इस ग्रुप को और भी मजबूत और इंक्लूसिव बनाया जा सके। इससे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस का रास्ता कोलैबोरेशंस का जो रास्ता है वो खुल सकता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स में उनका रोल और बढ़ा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनको मौका दिया जाए ब्रिक्स में पार्ट लेने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यानी ये क्या पूछ रहा है कि in the latest global innovation index, which country was ranked as the most innovative nation in the world? ठीक है, तो नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस देश को दुनिया में सबसे नवोन्मेषी राष्ट्र के रूप में रैंक किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन या जर्मनी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन सुनो कि लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड को, ठीक है, कौन से कंट्री को? स्विट्जरलैंड को, यस, स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे इनोवेटिव नेशन के रूप में रैंक किया गया है।
स्विट्जरलैंड ने अपनी कटिंग एज रिसर्च, हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम और इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज के वजह से ये टॉप पोजीशन हासिल की है। स्विट्जरलैंड ने कई सालों से इनोवेशन में अपना डोमिनेंस बनाए रखा है और ये कंट्री अपने स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और क्रिएटिव आउटपुट्स में अपनी एक्सीलेंस दिखाई है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल इनोवेटिव के फील्ड में सबसे आगे है। अभी देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन, दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA recently conducted a high level conference in which city? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में किस शहर में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो आंसर ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। न्यू दिल्ली, पेरिस, नायरोबी या सिडनी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नायरोबी। ठीक है, तो देखिए हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ISA, ठीक है, तो एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस नायरोबी में, कहाँ पे, नायरोबी केनिया, ये कहाँ पे है, नायरोबी केनिया में कंडक्ट किया। नायरोबी इज इन केनिया, ओके, नायरोबी केनिया में कंडक्ट किया। इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस सोलर एनर्जी के प्रमोशन पर था और इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया। नायरोबी में हुई इस कॉन्फ्रेंस में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कशंस हुए, ठीक है, ताकि ग्लोबल लेवल पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये कॉन्फ्रेंस इस बात पर जोर देना था कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, खासकर सोलर एनर्जी, कौन सा, मेनली सोलर एनर्जी, ओके, सो मेनली सोलर एनर्जी दुनिया के हर कोने में एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो सके। ये इवेंट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने और उन्हें स्केल अप करने के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म बना। अभी हमारा 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन recently launched the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इनिशिएटिव टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन 132 cities? तो क्या बोला है, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में 132 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पहल शुरू की? तो कौन सा है होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, केंद्र प्रदूषण, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जो है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम CPCB भी हम बोलते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ओके, जिसका मकसद 132 शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटर करना है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के तहत CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग अलग शहरों में हवा की गुणवत्ता को ट्रैक करेगा और उसके बेसिस पर उन्हें रैंक करेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का मेन फोकस ये है कि शहरों में एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके और लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। CPCB इस इनिशिएटिव के जरिए शहरों को एनकरेज करेगा कि वो अपने यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इम्प्रूव करे ताकि देश में एयर क्वालिटी ओवरऑल इम्प्रूव हो सके। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, आई एम सो सॉरी, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड to approve the malaria vaccine R21 Matrix-M developed by Oxford University?
तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 एंड मैट्रिक्स M को मंजूरी देने वाला हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे पहला बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज नाइजेरिया। ठीक है, तो हाल ही में नाइजेरिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई मलेरिया वैक्सीन R21, ठीक है, R21 एंड मैट्रिक्स M को अप्रूव किया गया है। ये वैक्सीन मलेरिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस बीमारी के प्रिवेंशन में बहुत मददगार साबित हो सकता है। नाइजीरिया ने इस वैक्सीन को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के माध्यम से मंजूरी दी है, जो देश में मलेरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मलेरिया के सीवियर केसेस को रोकने में एफिशिएंट हो। इस अप्रूवल के बाद नाइजीरिया इस वैक्सीन का इस्तेमाल अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में करेगा ताकि मलेरिया के केसेस में कमी लाई जा सके और लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। आइए देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि है, which financial institution recently provided a $400 million loan to India for improving digital connectivity in rural areas? तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में किस, ठीक है, तो हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने भारत को 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी के सुधार के लिए हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने भारत को 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? What will be the correct answer? The correct answer will be एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे बोलते हैं ADB। ठीक है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने इंडिया को रूरल एरियाज में डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कितना 400 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया है। इस लोन का मकसद गांव में इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को बेहतर बनाना है ताकि वहां के लोग भी डिजिटल इकोनॉमी का फायदा उठा सकें। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस फंडिंग से रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट किया जाएगा। इससे गांव के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे ज़रूरी सेक्टर्स में आसानी से एक्सेस मिल पाएगा। ये इनिशिएटिव देश के उन रिमोट एरियाज को डिजिटली एम्पावर करने के लिए एक बड़ा कदम है और करेगा भी। ठीक है, तो जो अब तक डिजिटल कनेक्टिविटी से वंचित थे। ठीक है, इसे समझ आ गया। तो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, देश के जो वो रिमोट एरियाज है जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे एम्पावरमेंट बढ़ेगी और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे जो वंचित थे, जो लोग डिजिटल कनेक्टिविटी से वंचित थे, वो लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इतना ही था आज के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट करो, कुछ समझ नहीं आया है तो और कुछ जानना है तो कमेंट करो। देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जितना शेयर करोगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।